नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉप प्लेटफॉर्म 1.0 में। साथियों, अभी हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए। साथियों, हम जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का जो है आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का साथियों जो आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का जो है वैकेंसी आया था, उसी का जो है हम आपके बीच आज आपका ऑफलाइन सेट का 9 नंबर का जो है साथियों पार्ट दूसरा लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो है टोटल 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ऊपर से कट रहा है कि तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह का लाइव सेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जी, लिख रहे हैं नमस्ते सर। चलिए नमस्ते। बिहारी बाबू नमस्ते सर जी। चलिए नमस्ते। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम जो है कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं अगला सेशन शुरू कर। उससे पहले अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त न बेकार कर तू, उठा ले तीर कमान और अपने लक्ष्य पर वार कर तू। चलिए इसी के साथ साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन। आज का सेशन में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन। तो कल हम आपको 75 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम आपको साथियों 76 नंबर क्वेश्चन से जो है आपको करवाने वाले हैं। कितने नंबर क्वेश्चन से? 76 नंबर क्वेश्चन से जो हम आपको आज जो है करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देंगे। जहां भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी जुड़े हुए हैं उस वीडियो का लिंक क्या करेंगे, थोड़ा शेयर कर देंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वह आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। यहां पर थोड़ा हम जो है बोर्ड का मोड चेंज कर लेते हैं। चलिए अब तो पूरा दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। देखेंगे आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को, किसको, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नीमा। सबसे पहले याद रखेंगे किसका, नीमा का फुल फॉर्म याद रखेंगे। किसका साथियों, नीमा का। ये नीमा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये आपका नीमा का जो है क्या होता है साथियों, फुल फॉर्म जो है ये आपका होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं। नीमा के वर्गीकरण द्वारा जो है रेट किया जाता है क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान जो है क्या होता है। किसमें पूछ रहा है, क्लास बी में। क्या 75 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, 130 डिग्री होता है, 105 डिग्री होता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे ये आपका जो है कितना डिग्री का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कौन सा ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं कि क्लास बी के बारे में पूछ रहा है। इसका जो इंसुलेशन का जो टेम्परेचर होता है वह आपका कितना होता है। तो आप याद रखेंगे कि 130 डिग्री जो है क्लास बी का जो है आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा ग्रुप वाई के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, यानी क्लास वाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है साथियों वो आपका 90 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधवी कुमारी, 76 का सी। इसी तरह से आप लोग जवाब देते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्या होता है, क्लास वाई के लिए 90 डिग्री होता है। और हम बात करें क्लास ए के लिए, तो क्लास ए के लिए बात करें, ए के लिए वो आपका 105 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 105 डिग्री सी होता है। और क्लास ई के लिए बात करें तो 120 डिग्री सी होता है। किसके लिए, क्लास ई के लिए बात करें तो 120 डिग्री सी होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, और एक फुल फॉर्म जो बताए नीमा का, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म जो है होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को लिंक थोड़ा शेयर कर देंगे। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं,
और पानी पीने के बाद जो हम क्या करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर शशि भूषण जी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होता है। यानी हम जो है किस प्रकार का वायरिंग करेंगे जो क्या होगा, अत्यधिक टिकाऊ होगा और यांत्रिक क्षति से कम प्रभावित होगा। तो हम किस प्रकार का वायरिंग करेंगे? एक तो अधिक आपका टिकाऊ होना चाहिए और यांत्रिक क्षति मैकेनिकल लॉस से कम प्रभावित जो है आपका होना चाहिए। तो केसिंग, क्लीट, बैटन, कंड्यूट, कौन सा वायरिंग करेंगे ये आपका जो है क्या होगा, टिकाऊ होगा। यहां पर बात करेंगे हम साथियों किसके बारे में, हम बात करेंगे कंड्यूट वायरिंग करेंगे साथियों। तो यह आपका एक तो क्या होगा, अधिक टिकाऊ होगा, अधिक टिकाऊ होगा। दूसरा हम बात करेंगे या आपका यांत्रिक क्षति से, यांत्रिक क्षति जो इसमें क्या होगा आपका कम होगा। क्या होगा साथियों, यांत्रिक क्षति जो है इसमें आपका कम होने वाला है। चलिए जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भी ऐड कीजिए तो पता चलेगा किस क्वेश्चन का आप जो है जवाब दे रहे हैं। ऐसे नहीं ना पता चलेगा क्या होगा। और ये कंड्यूट वायरिंग जो होता है, इस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है आपका, व्हील वाहक जो होता है वह नली के अंदर होता है। क्या होता है इसमें व्हील वाहक जो होता है वह आपका नली के यानी ट्यूब के क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है यह आपका क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देकर आप लोग क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्लीट वायरिंग के परमाणुगत दो क्लीट के बीच की अनुशंसित अधिकतम दूरी को हम जो है क्या होती है, इसके अनुसार कह रहा है। भारतीय मानक के अनुसार कह रहा है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कह रहा है। किसके अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कह रहा है। किसके अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है कह रहा है साथियों। वह आपका जो है क्लीट वायरिंग सिस्टम में जो आपका क्लीट वायरिंग जो दो क्रमागत जो क्लीट होता है उसके बीच की अनुशंसित दूरी कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम बात करेंगे ये जो है आपका दूरी जो है वह आपका कितना होता है, तो दूरी के बारे में बात करेंगे। ये कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करेंगे क्या इससे अधिक भी होगा, क्या इससे अधिक भी होगा, नहीं, इससे जो है यह इससे अधिक जो है अधिक दूरी नहीं होता है, दूरी नहीं होता है। किसमें, आपका जो है विद्युत वायरिंग में भारतीय मानक सिस्टम के अनुसार ये कह रहा है क्लीट के बीच। और कम से कम कितना होगा, तो कम से कम के बात करें तो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, से कम जो है आपका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर, हाँ 60 सेंटीमीटर। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार, निरिकी ज्येष्ठ। चलिए जवाब सही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर देंगे फिर ऑप्शन देंगे, इससे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आप जो है आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर के साथ जो है जरूर आप आंसर देंगे, जिससे कभी कभी होता है क्या, कमेंट जो आता है थोड़ा लेट से आता है, जिसके कारण क्या होता है हम जो है आपको कमेंट नहीं पता चल पाता है कि कौन सा क्वेश्चन का ये क्या है आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह आपका जो है क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में क्या होता है, किसके बारे में बात हो रहा है।
तो बात हो रहा है यहाँ पे डीसी मशीन के बारे में बात हो रहा है कि डीसी मशीन में जो है साथियों आपका इसके कारण जो है हम जो है रिएक्शन प्रभाव को, आर्मेचर के रिएक्शन प्रभाव को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मोटे तार के निर्मित टर्न से जी नहीं, कम संख्या में पतले तार के निर्मित टर्न होते हैं जी नहीं, बड़ी संख्या में पतले तार के निर्मित टर्न होते हैं जी नहीं, तो कम संख्या में तार से निर्मित टर्न होते हैं हाँ। ये क्या होता है आपका कम संख्या में निर्मित, कम संख्या में मोटे तार से निर्मित जो है टर्न होते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग भी कमेंट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर है, और इसको हम क्या किए, इसको हम जो है कॉइल इसमें लपटे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो कॉइल हो गया ये आपका प्राथमिक कुंडलन हो गया, प्राथमिक कुंडलन हो गया, और ये आपका जो है द्वितीयक कुंडलन हो गया। क्या हो गया, द्वितीयक कुंडलन हो गया। कौन सा कुंडलन हो गया साथियों, तो ये आपका जो है द्वितीयक कुंडलन हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, यहां पर बात करेंगे ये प्राथमिक जो है इससे हम क्या चीज जुड़ा होता है, इससे सप्लाई जुड़ा रहता है, यानी इससे आपूर्ति जो है जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो होता है आपका इससे आपका जो है लोड जुड़ा हुआ होता है, क्या लोड। अब यहां पे बात आता है कि हमें वाइंडिंग करना है ट्रांसफार्मर का, इसका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, सीडेड एल्युमिनियम वायर का, एल्युमिनियम का वायर का वाइंडिंग करेंगे तो पता चलेगा तुरंत क्या हो गया, ये आपका खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है बेयर वायर के, जी नहीं, कॉपर वायर के, अक्सर कॉपर वायर के प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे देखेंगे सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर के, दोनों ऑप्शन दिया रहे, ये दोनों ऑप्शन दिया रहे, तब क्या होगा आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं इसके कॉइल बनाने में, और नहीं दिया रहे तो ये आपका कॉपर वायर होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका जो है सेकेंड आंसर हो जाएगा। नहीं रहेगा ये तब ये मारना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं साउंड आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कमेंट लिख करके लिखेंगे क्या आपका जो है साउंड ठीक आ रहा है, लिखेंगे साउंड आपका ठीक आ रहा है। साउंड जो है आपका ठीक आ रहा है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या करता है, अच्छा अभी जो ये ट्रांसफार्मर है यह आपका किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये अभी जो ट्रांसफार्मर है ये आपका चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है, चुंबकीय रूप से जो है क्या है जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें एक कॉइल लगा दें, इलेक्ट्रिक वायर लगा दें, तब ये जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रूप से क्या होगा, ये आपका जुड़ेगा। ठीक है, किस रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से जो है साथियों यह आपका जुड़ेगा। साउंड ठीक है, चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक भी रहना चाहिए, काहे तो कल जो है क्लास ले रहे थे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक सामान है, टेक्निकल है, तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी जो है दिक्कतें क्या हो सकती आ सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जब साउंड गड़बड़ाए आप तुरंत लिखिएगा, हम उस साउंड को सुधार करने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है। क्या कह रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें जो है किसमें जो है आपका जो है वाइंडिंग की संख्या जो है, वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होगी, कम वोल्टेज वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, हेलिकल वाइंडिंग में। यहां पे किसके बारे में बात हो रहा है, तो स्टेप अप के बारे में। किसके बारे में साथियों, स्टेप अप के बारे में बात हो रहा है। ये स्टेप अप क्या करता है, सबसे पहले ये आपका जो वोल्टेज तथा धारा को
को बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है स्टेप डाउन। ये क्या काम करता है? ये आपका जो वोल्टेज तथा धारा को घटाने का काम करता है, का काम जो है करता है। कौन सा? स्टेप डाउन। अब लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ट्रांसफार्मर होगी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो है आपका वाइंडिंग का टर्न की संख्या अधिक होगी। किसमें? आपको प्राथमिक में या सेकेंड वाइंडिंग? चलिए, अच्छा है, या प्राथमिक में या द्वितीयक में। तो यहां पर हम बात करेंगे साथियों, यहां पर बात करेंगे कि किसमें जो है यह आपका, तो हम यहां पर बात करेंगे सेकेंडरी में। क्या होगा? सेकेंडरी में यहां देखेंगे आपका सेकेंडरी में जो है साथियों क्या होगा? बाइंडिंग की टर्न की संख्या अधिक होगा। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया सेकेंडरी? तो ये आपका स्टेप अप के लिए, और स्टेप डाउन के लिए क्या हो जाएगा? प्राथमिक में जो है बाइंडिंग की संख्या वह आपका क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है? क्या कह रहा है? आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध जो है वह इसमें से किसका उपयोग करके हम क्या करते हैं? तो मापते हैं। आमीटर का, केल्विन ब्रिज का, हाइग्रो आमीटर का, वोल्ट मीटर का, किसका प्रयोग करके साथियों हम कॉइल का जो है प्रतिरोध का मापते हैं? तो यहां पे क्या दिए हुआ है? प्रतिरोध हमें मेजर करना है। तो प्रतिरोध जब मेजर करना है तो हम किसका जो है साथियों प्रयोग करेंगे? तो हम जो प्रयोग करेंगे केल्विन ब्रिज का जो है प्रयोग करेंगे। किसका साथियों? केल्विन ब्रिज का प्रयोग करके हम जो है आर्मेचर कॉइल का जो है प्रतिरोध हम क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये आर्मेचर का कॉइल का जो प्रतिरोध होता है साथियों वो आपका क्या होता है? किसका? आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध निम्न होता है। क्या होता है? आपका निम्न होता है। किसका साथियों? आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक एसी सर्किट में आमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है। यह क्या होता है? हमेशा केवल समांतर क्रम में होता है, या हमेशा केवल सीरीज में होता है, या न तो सीरीज में और न ही समांतर में, या तो सीरीज में या न या समांतर क्रम में होता है। तो यहां पे कह रहा है कि एक एसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है? एसी सर्किट है, और इसमें आमीटर को सर्किट के साथ जो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो करंट जो है साथियों वह आपका किसमें मापा जाता है? यहां पे हम करंट मापने की जब बात करें, क्या करें? करंट मापने की हम बात करें, ये करंट जो है केवल साथियों आपका सीरीज में जो है मापा जाता है। में सीरीज में यानी हम श्रेणी में जो है केवल साथियों करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे किसके बारे में बात हो रहा है? बात हो रहा है आमीटर के बारे में। ये क्या करता है? इसका प्रतिरोध जो है बहुत निम्न होता है। किसका साथियों? आमीटर का जो है प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही निम्न होता है। क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध बहुत निम्न होता है। चलिए इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलेंगे एसी चलता है कैसे? तो एसी जो है इस तरह से चलता है। ठीक है, चलेंगे अगले को। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है। अभिषेक जी का बी, लेकिन क्वेश्चन नंबर भी तो लिखेंगे जिससे पता चलेगा कि आपसे कौन सा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है? चलिए इंजीनियर शशि भूषण जी का भी जवाब भी आ गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। कभी कभी कमेंट थोड़ा लेट से आता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फेज की संख्या चाहे जो भी हो फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप प्रयुक्त किए जाते हैं? कितने स्लिप? किस्म के बारे में बात हो रहा है?
फेज की नंबर ऑफ फेज के बारे में हो रहा है, जिसमें फील्ड टाइप के अल्टरनेटर की संख्या कितने होते हैं जिसमें स्लिप प्रयुक्त किए जाते हैं, 1 3 2 4। तो यहां पर बात करेंगे ये संख्या जो होती है साथियों वह आपका कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। आप लोग का भी जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। क्या आप लोग का जवाब भी कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, जिसकी शायद 2 होती है संख्या। हाँ चलिए, अभिषेक कुमार का जवाब आ गया है, 84 का 2 सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। जब 2 होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो हम आपको जो है फील्ड में को उत्तेजना करने के लिए जो है 110 वोल्ट डीसी पर जो है हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 3 फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर में का प्रयुक्त भाग इनमें से कौन सा है। कौन सा फेज, 3 फेज के बारे में बात हो रहा है। इसमें कह रहा है कि स्क्वेयर क्रेज इंडक्शन मोटर का जो है प्रयुक्त भाग कौन सा है, स्टेटर और रोटर दोनों, केबल स्टेटर, केबल कम्युनिकेटर, केबल रोटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका स्टेटर और रोटर दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेटर और रोटर जो है दोनों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है, क्या बात आता है, इसमें एक तो स्टेटर है, क्या है, स्टेटर है, और एक जो है आपका रोटर है, क्या है, रोटर है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि स्टेटर का क्या कार्य है और रोटर का क्या कार्य है। यहां पर आप देखेंगे स्टेटर जो है क्या होता है आपका, ये स्थिर रहता है, स्थिर रहता है मोटर में, और रोटर का जो काम होता है वह जो है आपका घूमते रहता है। क्या काम करता है, घूमता रहता है। यहां पर देखिए स्टेटर, स्टेटर मतलब स्थिर है, रोटर मतलब क्या है, रोटर जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है। सूर्या शर्मा का ए आया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर देकर जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं। चलिए इंजीनियर शशि भूषण का भी जवाब आ गया है ये। इसी तरह से आप लोग जवाब देते चलेंगे और लास्ट में अपना मार्क भी लिखेंगे कि कितना मार्क जो है आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है, क्या कह रहा है, 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, इसके स्टेटर 3 फेज एसी से जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इसकी गति का घूर्णन करता है। उस गति को क्या कहते हैं, परिवर्ती गति, स्टेट गति, नो लोड गति या सिंक्रोनस गति। तो इस गति को साथियों हम जो है क्या कहते हैं, तो यहां पर बात करेंगे इस गति को जो है साथियों हम क्या कहते हैं, इस गति को सिंक्रोनस गति हम कहते हैं। कौन सी गति, सिंक्रोनस गति कहते हैं। अब यहां पे बात आता है कि ये जो आपका सिंक्रोनस गति जो होता है, इसमें होता है आपका जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा हुआ है तब यह आपका क्या होगा, तो सिंक्रोनस गति होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वह आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। किसके बारे में बात हो रहा है, बात हो रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हो रहा है। लिख रहे हैं रोशन कुमार जी सर ये सेट कहां पर मिलेगा। आपको ये सेट जो है साथियों द प्लेटफॉर्म के ऐप पर जाएंगे। कहां जाएंगे, प्ले स्टोर से सबसे पहले क्या करेंगे, द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करेंगे। कहां से, तो प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप को, प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें देखेंगे जहां पे 10K प्लस जो है आपका डाउनलोडेड होगा वो वाला को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें टेस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा, रजिस्टर करके लॉगिन करके टेस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा तो आपको यहां पर ये सेट जो है सेशन 2 में आपको ये मिल जाएगा। सेशन 1 में 5 सेट है और सेशन 2 में 5 सेट है, ठीक है। चलिए यहां पे जवाब भी आना शुरू हो गया है बहुत सारा स्टूडेंट का।
तो क्या कह रहा है, जगदीश कुमार जी का जवाब बी आ गया है। चलिए देखते हैं, सही जवाब है। यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। ये क्या कहता है, इसकी रख रखाव लागत बहुत अधिक होता है। जी नहीं, इसकी रख रखाव लागत जो होती है वो आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगला कहता है इसे स्टार्ट करना आसान होता है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जी हाँ, इसको इसीलिए आसान होता है स्टार्ट करना, इसमें आपका जो है सेल्फ स्टार्टिंग जो है आपका टॉर्क होता है। आगे हम बात करते हैं, चलिए जवाब भी आना शुरू। हाँ, इसी तरह से आप लोग जवाब देते चलेंगे। क्या कह रहा है कि यह हल्के लोड होने पर बहुत उच्च हैंगिंग पावर बनाता है। जी नहीं, उसके बाद कहता है लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति जो है बढ़ जाती है। जैसे लोड में होगा तो गति क्या होता है, घट जाती है। तो इसमें कह रहा है सही को पहचाना, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं 88 नंबर का सबसे पहले जवाब किसका आता है। हम तब तक क्वेश्चन पर तब तक जवाब आना चाहिए। एक 3 फेज 3-4 पोल 50 हर्ट्ज के सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, तो गति के बारे में बात करेंगे। एनएस बराबर बात करेंगे, सॉरी एन, हाँ यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर बात हम करेंगे साथियों आपका किसके बारे में कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की गति के बारे में। यहां पर देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर की गति क्या हो जाएगा, गति बराबर क्या होता है, इसका गति बराबर होता है 120 इंटू एफ बाय पी हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि 120 इंटू एफ का मान कितना दिए होता है। आप यहां पर देख रहे हैं कि एफ का मान जो है 50 हर्ट्ज दिए हुआ है और पी का मान कितना दिए हुए, 4 पोल है तो 4 हो जाएगा पी के जगह पे। काटेंगे तो कट जाएगा, देखेंगे 4 एकान 4, 30 चौके 120, यानी 30 गुने 50 जब हो जाएगा ये आपका 1500 आरपीएम जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं किसका किसका जवाब आया है। चलिए सूर्या शर्मा जी का जवाब आया है 1500, शशि इंजीनियर शशि भूषण जी का जवाब आया है 15। चलिए इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जवाब देते चलेंगे। ठीक है, चलिए जगदीश कुमार का भी जवाब 1500 आ गया है, जवाब देते चलेंगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है एक षष्ठभुज का आंतरिक कोण कितना होगा। सबसे पहले बताएंगे कि षष्ठभुज जो होता है इसमें कितने जो है आपका क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, तो षष्ठभुज में क्या होता है, 6 भुजा होता है। कितना होता है, 6 भुजा होता है। तो यहाँ पे आंतरिक कोण के बारे में कह रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2 बट्टा n होता है। क्या होता है, 180 इंटू n-2 बट्टा जो है क्या होता है आपका n होता है। आंतरिक कोण निकालना है, कौन सा कोण, आंतरिक कोण। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 180 इंटू n-2 बट्टा जो है n होता है। जहां पे n क्या है, जहां पर n के जहां n जो है ये क्या है, n आपका क्या है, ये आपका जो है भुजा की संख्या है। क्या है, भुजा की संख्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या दिए हुआ है, n बराबर कितना दिए हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि n बराबर षष्ठभुज दिए हुआ है, हम कह सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे मान हम पुट करेंगे। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है। 180 इंटू एन का माइनस क्या है, 6 माइनस 2 अब बट्टा का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n का अच्छा n ना होके यहाँ पे n के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो 6 भुजा है। अब क्या करेंगे, 180 6 माइनस 2 किए तो 4 हो गया, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, बट्टा का 6 कर देंगे। कटने वाला है, अब बोलेगा हाँ, 6 30 का 180 यानी क्या हो गया, 30 गुने 4 बराबर 120 डिग्री जो है आंसर हो गया। कितना, 120 डिग्री आंसर हो गया। और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है। सूर्या शर्मा जी का जवाब 120 है। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जवाब देते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर जवाब देते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
दो प्रत्यावर्तक के समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? क्या कह रहा है कि दो प्रत्यावर्तक है, यानी तो इसको अगर समांतर में प्रचालन करना है, इसके लिए जो है आपका शर्त जो है इनमें से कौन सा जो है क्या है शर्त है? तो देखना है इनके जो है शर्त जो है साथियों वह आपका कौन सा है। ठीक है, यहां पर शर्त के बारे में हम देखेंगे कि क्या जो है इसका शर्त है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या जो है दोनों अल्टरनेटर बराबर आउटपुट करंट की सप्लाई देनी चाहिए, जी नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है दोनों अल्टरनेटरों के प्रत्येक फेज में वोल्टेज बस बार संगत फेज के वोल्टेज दोगुना होनी चाहिए, जी नहीं, दोगुना नहीं होगा। आगे क्या कहता है, आगे देखेंगे कि आपका जो है दोनों अल्टरनेटरों की आवृत्ति बस बार क्या होनी, बस बार आवृत्ति के समान होनी चाहिए, जी हाँ, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 का सी आ रहा है। इसी तरह से आप लोग जो है जवाब देते, 89 पर भी है, अभी हम 91 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह आपका क्या कह रहा है? कह रहा है उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटरों को कैसे कनेक्ट किया जाता है? स्टार कनेक्शन के रूप में, ओपन सर्किट के रूप में, शॉर्ट सर्किट के रूप में, डेल्टा कनेक्शन के रूप में। तो किस कनेक्शन के रूप में जो है साथियों हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो यहां पर बात करेंगे यह जो है किस कनेक्शन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसे जो प्रयोग करते हैं स्टार कनेक्शन के रूप में। इसके रूप में साथियों स्टार कनेक्शन के रूप में जो है उस टर्मिनल पर हमें वोल्टेज को प्राप्त करना है, तो स्टार कनेक्शन के रूप में हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है अगर हम जो स्टार कनेक्शन के रूप में जोड़ेंगे तो इससे क्या होता है आपका इंसुलेशन जो है क्या होता है, इसके कारण जो है आपका इंसुलेशन बचा रहता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या, चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। 91 का ए आया है अभिषेक कुमार का, सूर्या शर्मा का, ठीक है, जगदीश कुमार का स्टार में, ठीक है, रोशन कुमार का सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग जवाब क्वेश्चन नंबर के साथ देते चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका जो है क्या कह रहा है एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जाती है? सबसे पहले जानेंगे सिंक्रोनस मोटर की गति निकालना हो किसको, इसका सिंक्रोनस मोटर की गति को जो निकालना होगा तब क्या उसका फॉर्मूला होता है 120 × F/P होता है। ठीक है, जहां आपका F क्या होता है, यह आपका आवृत्ति होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और P क्या होता है आपका पोल की संख्या होता है। क्या होता है, पोल की संख्या होता है। अब यहाँ पे क्या कहें, सिंक्रोनस मोटर की प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार जो है साथियों हम इसे भिन्न कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इसे जो हम किस रूप में जो है भिन्न कर सकते हैं। क्या इसे जो है इन्हीं दो फेजों को आपस में बदल कर सकते हैं, या अनुप्रयुक्त वोल्टेज को बदल कर सकते हैं, या जो है हम आपूर्ति को आवृत्ति में बदल कर सकते हैं, या लोड में परिवर्तन करके हम जो है इसके गति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहां पर बात करेंगे इसके गति को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साथ ही इसके गति को जो हमें बदलना होगा तो हम जो है आपूर्ति की आवृत्ति को क्या करेंगे, बदलकर हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। आप हाँ वही लिखे हैं कि सप्लाई की आवृत्ति बदलकर, सही है जवाब आपका जवाब जो है क्या है, सही है। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जवाब भी देते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो आपका जो है क्या कह रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकारी संधारित्र सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है, किसके बारे में बात हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है आपका तुल्यकारी कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकारी मोटर के बिना लोड के काम करता है,
या आपका स्व उत्तेजित मोटर के भारी लोड का काम करना, या आपका जो है एक स्थैतिक संधारित बैंक की भारी लोड की तरह काम करना, या आपका जो है अंदर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर के बिना जो है लोड के काम करना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो यहां पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक संधारित्र के बारे में बात कर रहा है, यह आपका हो जाएगा 1 ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर के बिना लोड के क्या करना, काम जो है करना। इस क्वेश्चन का जवाब आपका पहला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह वाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती। क्या कह रहा है कि कौन सा वाइंडिंग है जिसमें आपका जो है प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोल की संख्या के बराबर होती है। हाफ कॉइल वाइंडिंग या कंसंट्रेट वाइंडिंग, या आपका जो है होल, यहां पे होल है, होल कॉइल वाइंडिंग, या आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग इसमें होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कौन सा वाइंडिंग होगा। इसमें आपका साथियों जो है किसके बारे में बात कर रहा है कि संख्या जो है किसके बराबर होगा। इसमें बात हो रहा है आपका प्रति फेज जो है फेज कॉइल का जो संख्या होगा, कॉइल की संख्या क्या होगा आपका, बराबर होगा किसके, मशीनों में पोल की संख्या का। ठीक है, ये कौन सा वाइंडिंग में होगा, ये आपका जो होल कॉइल बाइंडिंग में जो है यहां आपका होगा। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं ये किस में होगा, तो आपका जो होल कॉइल बाइंडिंग में होगा। इसे जो है हम होल कॉइल बाइंडिंग को, इसे हम हिंदी में बात करें, इसे जो है आपका क्या बोलते हैं, इसे पूर्ण कॉइल बाइंडिंग भी बोलते हैं। होल मतलब क्या हो गया, पूरा। अभी आप सुने हैं कि होल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इतना में, होल फिजिक्स पढ़ाते इतना में। ठीक है, आपका जो है होल जो है मैथ पढ़ाते इतना में, इस तरह से आप सुने होंगे। ठीक है, ये आपका होल मतलब क्या हो गया आपका पूर्ण कॉइल बाइंडिंग। क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पूर्ण कॉइल वाइंडिंग जो है यह आपका हो गया। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत काल कितना होता है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए ये वाला जो है कौन सा बल्ब है, ये वाला जो है ये कौन सा जो आपका बल्ब है। आप बोलिएगा सर ये तो 100 वाट का बल्ब बना रहे हैं, ये वाला कौन सा बल्ब है, ये वाला जो है ये कौन सा बल्ब है। और ये जो है बन रहा है अभी जो जल रहा है वह आपका ये पूरा का पूरा जो है पैक रहता है, ये कौन सा बल्ब है। आप बोलेंगे कि सर ये 100 वाट वाला बल्ब है, कितना 100 वाट वाला, ये आपका जो है CFL है, और ये आपका क्या है तो LED है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे कि इसका जीवन काल सबसे कम होता है, उससे ज्यादा इसका जीवन काल होता है, उससे ज्यादा इसका जीवन काल होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा होता है। ये आपको देख रहे हैं फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, और ये आपका इसमें ट्यूब रहता है, नली रहता है, और ये आपका जो है LED बल्ब रहता है। चलिए आप लोग बता दीजिए LED बल्ब जो होता है, LED बल्ब, इसमें बल्ब जो है किस क्रम में, बल्ब जो है किस क्रम में जुड़ा होता है, किस क्रम में जुड़ा होता है। आपका पहला इसमें जवाब होना चाहिए समानांतर, दूसरा आपका इसका आंसर क्या होगा श्रेणी, किस क्रम में जो इसमें जुड़ा रहता है, किस क्रम में जो है यह आपका LED बल्ब जो आपस में क्या आता है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि ये आपका जो जुड़ा हुआ होता है किस क्रम में, चल जल्दी से जवाब देंगे इसका। तो ये आपका साथियों जुड़ा हुआ जो रहता है वो आपका श्रेणी क्रम में जो LED बल्ब के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। अब पूछ रहा है कि CFL का जो है जीवन काल
कितना जो है इसका जीवन काल है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे 400 घंटा, 800 घंटा, 60 घंटा, 8000 घंटा। तो हम बात करें इस तीनों में तो सबसे ज्यादा जीवन काल आपका किसका होगा, तो आपका जो है एलईडी सीएफएल का होगा। अच्छा, यहाँ पे एलईडी का होगा इस तीनों में, लेकिन वहां पे हमें किसका पूछ रहा है, तो सीएफएल का जो है जीवन काल जो है साथियों क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी क्या करेंगे, जवाब लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे सबसे ज्यादा किसका होता है आपका एलईडी का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीएफएल के बारे में पूछ रहा है, जिसका जीवन काल आपका क्या हो जाएगा, 8000 घंटा जो है हो जाएगा। ठीक है, एलईडी के बारे में बात करें, एलईडी का जीवन काल कितना होता है, किसका एलईडी का जीवन काल, ये आपका 15000 घंटा होता है। तब ना जब मार्केट में एलईडी बल्ब आया था तो सबसे ज्यादा जो है क्या किया जाता था, सबसे ज्यादा वारंटी 3 साल का वारंटी देता था एलईडी बल्ब का। कितना साल का, 3 साल का वारंटी देता था कि ले जाइए, 3 साल में कभी भी खराब होगा हम आपको ये बल्ब जो है बदल देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है, हॉट वायर, लाइन वायर, ग्राउंड वायर, न्यूट्रल वायर। किस वायर को जो है हम क्या करते हैं आपका अनावृत रखते हैं और इसको जो है फ्रेम से साथियों हम क्या करते हैं, जोड़ने का जो है काम करते हैं। तो यहां पर देखेंगे किस वायर को हम जो है ग्राउंड वायर को क्या करते हैं, फ्रेम से जोड़ने का काम करते हैं। किस वायर को, ग्राउंड वायर को हम फ्रेम से जोड़ने का काम करते हैं। तो हम इस वायर को कहां पर उपयोग करते हैं, तो यहां पे क्या हो, ये ग्राउंड वायर जो है इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, इसका उपयोग वहां पर करते हैं जहां पर बिजली का झटका लगता है, वहां पर जो हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक विद्युत ड्राइव में मूल तत्व कौन से होते हैं, कम्यूटेटर और कंट्रोल मोटर, या रोटर या कंट्रोल सिस्टम, या इलेक्ट्रिक मोटर या कंट्रोल सिस्टम, या पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहां पर हम बात हो रहा है किसके बारे में, विद्युत ड्राइव के बारे में, इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में जो है बात हो रहा है। तो हम जो है इसमें किसका जो है साथियों उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं मुस्कान श्रीवास्तव जी, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करवाइएगा। देखिए हम जो टेस्ट लाते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित जो है टेस्ट लाते हैं, आपका जो है प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता क्वेश्चन हो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो हम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, जिससे कि उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिस टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन हम खुद सेट करते हैं और उसको टाइप करते हैं। टेक्निकल टीम हमारे क्वेश्चन को पीपीटी फॉर्म में बनाते हैं, हम उसको क्वेश्चन सिलेक्ट करके देते हैं, ये सब क्वेश्चन देना है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट में कितना मार्क आ रहा है वो हमें बताने का क्या कीजिए प्रयास करेंगे। तो यहां पर बात करेंगे किसके बारे में बात हो रहा है, विद्युत ड्राइव के मूल तत्व के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, तो विद्युत ड्राइव के मूल तत्व के बारे में बात हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो है मोटर और कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, ये हो जाएगा किसका मूल तत्व हो जाएगा, किसका, विद्युत ड्राइव का। किसका साथियों, विद्युत ड्राइव का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो है आपका क्या काम करता है, तो वैद्युत चालन से मोटर की चाल को जो है समय समय पर वैद्युत क्या करता है, ये आपका काम करता है वैद्युत चालक में मोटर के चमक को जो है मोटर के चयन करते समय जो उसका क्या करते हैं, वैद्युत का और उसका जो है उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं कि गर्ल्स का पासिंग मार्क क्या होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, क्या चीज के में, क्या चीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है। क्या कह रहा है कि बिजली जो आप यूज करते हैं
तो बिजली की खपत जो है इनमें से किसमें जो है सबसे ज्यादा होता है? क्या जो है वॉशिंग मशीन में, आयरन में, वैक्यूम क्लीनर में या वाटर हीटर में? तो यहां पर बात करेंगे कि बिजली का खपत जो है सबसे ज्यादा जो है किसमें होती है, तो हम बात करेंगे कि बिजली खपत सबसे ज्यादा आपका वाटर हीटर में होता है। इसमें वाटर हीटर में। अच्छा, आयरन जो है, आयरन में कॉइल लगा हुआ होता है और यह कॉइल जो है किसका बना होता है? कॉइल लगा होता है और ये कॉइल जो है किसका बनता है? ये आपका जो है किसका, कॉपर, सॉरी कॉपर का नहीं होगा, ये आपका जो है नाइक्रोम का जो है, नाइक्रोम का कॉइल बना होता है और जिससे क्या होता है आपका आयरन जो है हीट होता है। ठीक है, चलेंगे। वॉशिंग मशीन भी दिए हुआ है, वॉशिंग मशीन हीटर की अपेक्षा जो है क्या करता है आपका, कम जो है विद्युत खपत करता है। ठीक है, चलिए जवाब भी आना शुरू हो गया है, सबका डी जवाब आ रहा है, 98 का डी। चलिए जवाब थोड़ा देख लेते एक बार। लिख रहे मुस्कान श्रीवास्तव, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थर्ड का, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड का, ग्रेड लिखना चाहिए, ट्रेड लिखे हैं। तो देखिए आपका जो है 100 मार्क का है, लड़की का कट ऑफ पिछले साल जो लड़की अपियर हो गई थी सबका जो है रिजल्ट बन गया है। ठीक है, जितना हम पढ़ाए थे पीछे सबका रिजल्ट जो है बन गया है, सभी जो है अभी पोस्टेड है। तो पिछले साल कम गया था कट ऑफ लड़की का, लेकिन इस साल जो है वैकेंसी थोड़ा जो है आपका रीओपन भी वैकेंसी किया हुआ है, वैकेंसी भी कहा ठीक ठाक है, तो रीओपन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 1-2 लाख बढ़ सकता है फॉर्म, चाहे तो ऑल ओवर इंडिया फॉर्म फिलअप करता है, तो जनरल के सीट पे सारे स्टूडेंट है। तो आप जो है थोड़ा तैयारी करेंगे, 70 के लगभग में कट ऑफ इस बार जो है जाने की संभावना है लड़की का, 65 से 70 के बीच में, लड़का का थोड़ा समझ लीजिए उससे 10 मार्क अलग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? किसके बारे में बात हो रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात हो रहा है। इसमें जो है आपका, अच्छा ईडब्ल्यूएस है तो तब थोड़ा कम जाएगा, 5 मार्क प्लस माइनस 5 मार्क कर लेंगे उसमें। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? यह फोरवे से जलमार्ग को पेन स्टॉक तक पानी ले जाता है, या यह रिजर्वायर से टरबाइन तक जो है पानी ले जाने का काम करता है, या आपका टरबाइन में कंकड़ पत्थर को ले जाने से रोकता है, या आपका जो है जलमार्ग पेन स्टॉक से वाटर हैमर प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। बात किसके बारे में हो रहा है? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात हो रहा है। ये जो है आपका क्या काम करता है, यहां पर देखेंगे। चलिए, मुन्ना पंडित लिख रहे हैं ईबीसी का सर, देखिए ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, एक आध मार्क, जैसे आपको बता दूं ओबीसी, ईबीसी, इसमें डिफरेंस कितना का, इसमें मान लीजिए इसका जो है 72 गया, इसका कितना 70 जाता है, 1-2 मार्क का फर्क रहता है। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी है तो उसमें सीट की संख्या भी क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपको कह रहा है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से इसका जो है साथियों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य के बारे में हम बात करें, इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका कि यह जो है जलमार्ग पेन स्टॉक में हैमर प्रभाव को क्या करने के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए जवाब डी जिनका आया है उनका सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करता है? आयतन, कार्य क्षमता, तापमान और दबाव। तो ये आपका पालन जो करता है साथियों वह आपका किससे, तो तापमान से ये आपका क्या करता है, पालन करता है। सीधी रेखा का नियम जो है किसका पालन करता है, या आपका तापमान यानी टेम्परेचर का जो है पालन करता है। ठीक है, एक जानकारी आपके लिए है, जो स्टूडेंट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का अभी तक तैयारी कर लिए हैं और लगता है कि मेरा तैयारी कुछ कम है, तो आप जो है टॉप प्लेटफॉर्म ऐप पर, कहां पर आप जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे, द प्लेटफॉर्म ऐप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिसमें 10 के जो है प्लस डाउनलोड होगा और उसमें आप जाके डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और उस पर आपको रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है, हाँ सी आंसर आ रहा है। चलिए सही जवाब है अमित गुप्त रसिया जी का जवाब सी आया है।
उसके बाद जो अभिषेक का सी आया है, उसके बाद आपका राजेश का सी आया है। चलिए सही है, ऐप पर जाना है आपको, जो है जाके इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का जो बैच जो है आपका शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत थोड़ा कम, उसमें बहुत कम ही पढ़ाए हैं। अभी रिवीजन बैच है एक, जिसमें आपको सारे ट्रेड प्लस आपका जो है नॉन टेक सारा को पढ़ाएगा। सारे टीचर हमारे फैकल्टीज जो भी है, जिसमें हम आपको वहां पे ट्रेड पढ़ाते हैं, सारे फैकल्टी आपको वहां पे कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, सारा चीज वहां पे होगा। देखिए ट्रेड 50 मार्क हम पढ़ाएंगे, कंप्यूटर जीके जीएस अभिषेक सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग एमके श्रीवास्तव पढ़ाएंगे, उसके बाद इंग्लिश के लिए अमरजीत सर है, हिंदी के लिए अलग सर है, उसका नाम हमें नहीं मालूम है। ये अलग अलग फैकल्टी आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवाएंगे। आप जो है इसका फी जो है बीएसपीसीएल का, बीएसपीसीएल टारगेट बैच का फी जो है मात्र जो है आपका 99 रुपीज हम कर दिए हैं। ये ऑफर जो है कुछ ही समय के लिए है, ठीक है, मात्र 99 रुपीज में आपको जो है ये मिलने वाला है। लिख रहे हैं कि मुन्ना पंडित सर आईटीआई सितंबर में पास किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ देखिए आप जो है 1 तारीख का थोड़ा वेट कर लेंगे, और उस 1 तारीख में पता चल जाएगा कि मतलब अगर भरने का मौका दिया जाएगा तो आपको वहां पे खुलेगा। 1 तारीख का वेट कर लेंगे, आज तो मान लीजिए 27 तारीख हो गया, 3-4 दिन और वेट कर लेंगे, 1 तारीख से फॉर्म खुल रहा है तो उसमें कंफर्म पता हो जाएगा। जैसे हमको मालूम है कि भरने दिया जाना चाहिए, अब देखिए क्या होता है, विज्ञापन के अनुसार कभी कभी होता है कि जो विज्ञापन आया उस डेट से पहले पास आउट होना चाहिए, ये भी कभी कभी आता है। चलिए मुस्कान श्रीवास्तव लिख रहे थ्योरी रहेगा सर एमसीक्यू, हाँ थ्योरी भी करवाते हैं, कोई चैप्टर खत्म होता है उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 प्लस क्वेश्चन उसमें हम करवाते हैं कोई चैप्टर में लगभग। चलिए आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल हम आपके बीच टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन लेकर आएंगे, जिसमें अब 25 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक दिन हम आपके बीच 25-25 क्वेश्चन के लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। उसका फंस गया, देखिए तो, ये तो क्या नहीं होता, आइए ना, उसका कर्सर फंस गया है, पता नहीं वो क्या मालूम।